हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने पिछले सेशन की वीडियो में जो हमारा आईपीसी का चैप्टर 8 चल रहा है उसमें हम लोगों ने 147 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने आपको बलवा के बारे में बताया, बलवा के बारे में क्या दंड दिया जाता है ये भी बताया। तो आज मैं उसके आगे के सेक्शन को लेके चलूँगी। तो चलिए मैं अपना सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा हमारा जो सेक्शन 148 है वो क्या कहता है, बेरेट में देखिए। वो कहता है घातक आयुध से ससज्जित होकर बलवा करना। मतलब घातक आयुध से, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि बलवा क्या होता है, लेकिन हमारा जो 148 सेक्शन है वो ये बता रहा है कि घातक आयुध से ससज्जित होकर अगर हम बलवा करते हैं तो हमें क्या दंड दिया जाएगा। तो जैसा कि घातक आयुध शब्द मैं आपको पिछले सेक्शनों में भी बता चुकी हूँ, विद विरुद्ध जमाव में मैंने बताया है। वहाँ पे भी कुछ सेक्शन ऐसे थे जिसमें बताया गया था घातक आयुध से सज्जित होकर आप विद विरुद्ध जमाव करते हैं तो आपको क्या दंड दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ से बलवा के लिए बताया गया है कि अगर आप घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करते हो तो क्या दंड दिया जाएगा। तो घातक आयुध का मतलब मैंने बताया था जैसे ऐसे हथियार जो बहुत ही खतरनाक हथियार हो, उन खतरनाक हथियारों को ले करके आप बलवा कर रहे हो तो वो जो अपराध है उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो जैसे कि घातक हथियार जो हमारे हैं, घातक आयुध हैं जो हमारे, जैसे गोला बारूद हुआ, जो है बंदूक हुआ, ऐसी चीज़ें जिससे जो पर्सन ऐसा करने जा रहा है उसे मालूम है कि इससे मृत्यु कारित हो सकती है, उन सामानों से घातक आयुध से व्यक्ति को ये पता है कि हमारा मृत्यु तक कारित हो सकता है, उससे ससज्जित यानी कि धारण अपने पास रख करके वो बलवा करने जाता है। बलवा करने में हमने पहले ही बताया हुआ है आपको कि जो विद विरुद्ध जमाव जो व्यक्ति करते हैं वो अगर अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल अथवा हिंसा का प्रयोग करते हैं तो हमारा बलवा होता था। तो यहाँ पे वही जो है बल और हिंसा का प्रयोग ये कब करें, घातक हथियारों से युक्त होकर के, यानी अपने पास ऐसे ऐसे हथियार रख के जाएं जिससे उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि इसका उपयोग करेंगे तो इससे हत्या हो जाएगी। तो उसके लिए क्या हमारे दंड का प्रावधान किया गया है इस सेक्शन में। तो उसमें ये कहा गया है चूँकि ये खतरनाक है, पिछले महीने हम लोगों ने जो बलवा में पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि वो हिंसा का प्रयोग करेंगे, लेकिन घातक आयुध की बात नहीं आई थी वहाँ पे। यहाँ ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या है, तो इसीलिए यहाँ पे सज़ा बढ़ा दी गई। वहाँ जैसे 2 साल की सज़ा दी जाती थी बलवा में, तो यहाँ आपका क्या होगा, 3 ईयर का कारावास, 3 साल का कारावास, वो सादा या कठिन में से कोई एक हो सकता है, या फाइन, या दोनों। तो ये हमारा सेक्शन 148 कहता है कि अगर जो व्यक्ति घातक हथियारों यानी घातक आयुधों से को धारण करके, सुसज्जित होकर मतलब धारण करके कोई बलवा करता है तो उसे इस बात का तो संभाव्य ज्ञान है, यानी संभाव्य है इस बात का कि अगर हम उसका यूज करेंगे तो हत्या कारित हो सकती है। तो ऐसा अपराध अगर कोई करने जा रहा है तो वहाँ पे उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा, 3 ईयर्स का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, या फाइन, या दोनों। यही हमारा 148 कहता है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन 149 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं 149 बेरेट में क्या कहता है। विद विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जो अपराध है उसका दोषी होगा। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि विद विरुद्ध जो हमारा होता है जमाव, उस विद विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं वो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जब कोई भी कार्य करेंगे तो वो उसमें से चाहे एक पर्सन वो कार्य करे चाहे सब पर्सन कार्य करें, तो माना जाएगा कि उन सभी ने उस तरह का कार्य किया है। अब देखिए
पहले एक सिंपल रूप में आपको मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूं। जैसे मान लीजिए आप कि 5 सदस्य थे, ए बी सी डी। चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ समझाते हैं आपको। 5 सदस्य थे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। इन 5 लोगों ने एक बात सोचा कि हम जा करके ये एफ जो है इसको पीटेंगे। 5 लोग इकट्ठा हुए और एफ को पीटने की योजना बनाई। फिर क्या किया इन लोगों ने, ये 5 लोग एफ के घर में घुसे। उसके नौकर ने इन्हें क्या किया, रोका। तो इसमें से जो एक बी थे, इन्होंने नौकर को घूंसे से पीटा, मार दिया। उसके बाद उसमें से एक दूसरे सदस्य जो हमारे डी थे, वो यफ के घर में गए और हीरे के कुछ सामान को चुरा लिया। अब उसके बाद जो हमारे ई थे, ये फिर उस नौकर को लाठी से पीटे। इस तरह का काम उन्होंने किया। ये 5 लोग ने मिलके एफ के घर में घुसे। तो अब जब कोर्ट में इनका केस गया, जब कोर्ट में केस गया तो जजमेंट में हमारे ये कहा गया कि जो ये ए बी सी डी ई थे, ये नौकर को चूंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पीटा था, इसलिए घोर उपहत्या के लिए बाकी जैसे कि ए ने किसी को कुछ नहीं किया और सी ने किसी को कुछ नहीं किया, तो भी ये 5 घोर उपहत्या को कारित करने के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। और प्लस जो हमारे जिस पर्सन ने हीरे की अंगूठी चुराई थी, यानी हीरे का सामान चुराया था, उस पर्सन को घोर उपहत्या तो दी ही जाएगी, प्लस चोरी के इल्ज़ाम के लिए भी दंडनीय किया जाएगा। अब चोरी के लिए बाकी 4 सदस्यों को नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो इन लोगों ने सामान्य उद्देश्य बनाया था उससे हट के उसने चोरी किया। उसने क्या किया? क्योंकि चोरी करने का तो इन लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं था। इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि वो चोरी कर सकता है। तो उन लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि चोरी भी ये करेगा या चोरी इसने किया है। तो चोरी के लिए सिर्फ एक ही पर्सन जिम्मेदार माना गया। बाकी घोर उपहत्या के लिए और सारे मतलब विद विरुद्ध जमाव के द्वारा घोर उपहत्या जो किया इन लोगों ने, उसके लिए 149 और घोर उपहत्या का जो सेक्शन है वो इन 5 के ऊपर लगाया गया। तो यही हमारा कहने का मतलब है, यही हमारा सेक्शन 149 कह रहा है कि विद विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने में जो भी अपराध करेगा वो सब उसके दोषी माने जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसका इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होगा, यानी इस सेक्शन का क्या आवश्यक बातें हैं जो होनी चाहिए तभी ये सेक्शन हमारा पूर्ण होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है इसेंशियल एलिमेंट, विद विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना है। यानी कि जो हमारा ये सेक्शन है वो तभी मान्य होगा जब उसका पहला पार्ट बता रहा है कि जब विद विरुद्ध जो जमाव किया जाए उसमें चाहे सब पर्सन द्वारा चाहे सिर्फ एक पर्सन द्वारा कोई अपराध किया जाए, यानी अपराध वो करे। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है? जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य, यानी जो अपराध किया जा रहा है वो विद विरुद्ध जो जमाव था उसका जो सामान्य उद्देश्य था उसको अग्रसर करने में ही वो कार्य किया गया हो, उस सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में ही वो कार्य किया गया हो। दूसरा हमारा इसेंशियल कंडीशन ये है। तीसरा इसेंशियल कंडीशन क्या है? सदस्यों को संभाव्य ज्ञान हो, यानी कि सामान्य उद्देश्य में जो भी बातें बताई गई, मतलब ये लोग विद विरुद्ध जो जमाव करने जा रहे हैं उसका जो इनका सामान्य उद्देश्य है वो उससे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं इस बात का इन्हें ज्ञान हो। तो ये हमारा ये जो 3 इसेंशियल एलिमेंट हैं जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा 149 अप्लाई हो जाएगा। तो क्या क्या जरूरी है? विद विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना, दूसरा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में वो कार्य किया जा रहा हो, और तीसरा क्या हो?
हर पर्सन को इस बात का संभाव्य ज्ञान हो कि क्या होने जा रहा है। अब ये था हमारा सेक्शन 149 के इसेंशियल एलिमेंट। अब देखिए, अब हमारा एक केस है केसी मैथ्यू का। केसी मैथ्यू का केस है जो कि इस सेक्शन का इम्पॉर्टेंट केस है, 1956 का है। तो इस केस में कहा गया था कि मध्य रात के समय, इस केस में क्या कहा गया कि आपको बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि इस केस की कहानी क्या थी। मध्य रात के समय कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब विद विरुद्ध जमाव है के सदस्य की बात हो रही है, तो 5 से ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। तो मध्य रात के समय कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, पटाखे लेते हैं, कुछ हथियार लेते हैं अपने साथ, हॉकी लेते हैं सब लोग। मतलब इस तरह से जो घातक आयुध थे उसको ले करके कुछ लोगों को पुलिस के कैद से छुड़ाने के लिए जाते हैं। मतलब उनका मकसद क्या था कि पुलिस के कैद में कुछ आदमी थे जिनको पुलिस ने अपने हिरासत में रखा हुआ था, उनको इन लोगों को क्या करना था, छुड़ाना था। तो ये लोग अपना हथियार लेके गए और वहाँ पे मारा पीटा हुआ और कुछ पुलिस वालों की इन लोगों ने हत्या कर दी। तो जब हमारा केस कोर्ट में गया तो जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ जो भी पर्सन गए थे ऐसा कार्य करने, हर एक सदस्य को इस बात का ज्ञान था कि हत्या हो सकती है, तो भी वहाँ उन लोगों ने सब कुछ किया। तो वहाँ पे उन लोगों को हत्या का दोषी पाया गया और 149 के तहत उन लोगों पे जो चार्ज लगा 149 और मर्डर का चार्ज लगा। केसी मैथ्यू के केस में हमारे यही कहा गया था। अब चलिए, ये था हमारा सेक्शन 149 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है 150। 150 क्या कहता है, बैरेक्ट पे देखिए, विध विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने की मौनानुकूलता देना। जैसे कि यहाँ हमारा जो सेक्शन 150 है वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति विध विरुद्ध जमाव कराना चाहता है, खुद से नहीं विध विरुद्ध जमाव हो रहा है, कोई विध विरुद्ध जमाव करने के लिए भाड़े पर व्यक्तियों को लेता है, यानी कि कुछ व्यक्तियों को पैसे दे करके उनसे विध विरुद्ध जमाव कराने के लिए उन्हें भाड़े पर ले आता है, या अगर वो खुद नहीं बुलाता है तो अपनी सहमत दे के किसी और से बुलवाता है। मतलब मौनानुकूलता, यानी उसकी सहमति है उनको भाड़े पे लाने की व्यक्तियों को, तो उसको क्या दोषी पाया जाएगा, वो हमारा 150 जो सेक्शन 150 है वो बताता है। तो हमारा सेक्शन 150 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि वो भाड़े पर जो है किसी को बुलाता है विरुद्ध विरुद्ध जमाव करने के लिए, बुलाता है या अपनी अनुमति देता है ऐसा करने के लिए, तो वहाँ पे उसको उसे ऐसा समझा जाएगा कि वो खुद उस विरुद्ध विरुद्ध जमाव का सदस्य है, या जो अपराध के लिए उसने विरुद्ध विरुद्ध जमाव करवाया या भाड़े पे व्यक्तियों को बुलाया, उसने वह अपराध स्वयं ही किया था। ये सेक्शन हमारी ये कहती है। एक सेक्शन का ये मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को विरुद्ध विरुद्ध जमाव करने के लिए 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति 7 व्यक्ति को भाड़े पे पैसा दे करके बुलाया, या खुद नहीं बुलाया तो अपनी सहमति दिया, किसी अदर पर्सन से कहा यार तुम मुझे विरुद्ध विरुद्ध जमाव कराना है, आंदोलन करवाना है, किसी चीज़ के लिए नारेबाजी लगवानी है, तो आप उसे किराए पे ले आइए, आपने सहमत दे दिया और पर्सन ले आए, तो वहाँ आपको भी अपराधी माना जाएगा। आपको पहले तो ये समझा जाएगा कि आप खुद उस विरुद्ध विरुद्ध जमाव के सदस्य हो, या जो अपराध हुआ है, कारित हुआ है जिस वो विरुद्ध विरुद्ध जमाव के द्वारा, वो अपराध आपने स्वयं किया हो। ये हमारा सेक्शन 150 कहता है। तो ये था हमारा आज का तीनों सेक्शन। तो क्या था, कौन कौन सा सेक्शन? 148 जो कि क्या बताता है हमें, 148 हमें ये बताता है कि आप खतरनाक आयुध यानी खतरनाक हथियारों से सुसज्जित होकर के
यदि कोई बलवा करते हैं तो आपको क्या सज़ा दी जाएगी। सेक्शन हमारा जो 149 है वो ये बताता है कि अगर आप वित्त विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध करते हैं तो चाहे वो अपराध एक पर्सन द्वारा हो या सब पर्सन द्वारा, आप भी गुनहगार माने जाओगे अगर आप वित्त विरुद्ध जमाव के सदस्य हो। और सेक्शन हमारा 150 ये कहता है कि अगर आप भाड़े पे किसी व्यक्ति को लाते हो वित्त विरुद्ध जमाव कराने के लिए तो आप भी अपराधी समझे जाओगे, या आपने स्वयं अपराध किया ऐसा समझे जाओगे, या आप भी उस वित्त विरुद्ध जमाव के सदस्य हो ऐसा समझे जाओगे। तो आशा करते हैं कि आज की ये तीनों सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्यूरी करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।